हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राणवी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं पंकज पाठक। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के कक्षा 10 के साइंस यानी विज्ञान का पहला लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। चर्चा करनी है आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण, रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। क्लास 10th के साइंस की बात करें तो क्लास 10th का साइंस 3 पार्ट में बटा हुआ है। साइंस की तीनों शाखाएं आपको इसमें मिलेंगी। सबसे पहली शाखा जो मिलेगी आपको वो होगी रसायन विज्ञान से, दूसरी शाखा जो मिलेगी वो होगी भौतिक विज्ञान से यानी फिजिक्स से, और थर्ड शाखा जो होगी वो होगी बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से। तो 3 शाखाएं मिलकर के आपका साइंस बुक प्रिपेयर करती हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं आपके साइंस के पहले लेसन का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण से। तो क्या होती है ये रासायनिक अभिक्रिया, किसको कहते हैं रासायनिक समीकरण, लेसन में पढ़ना क्या है, चलिए जिक्र करते हैं इनका। तो बात अगर हम लेसन की करें कि आपको इस लेसन में क्या पढ़ना है, तो इस लेसन में पढ़ने के लिए मिलेगा आपको कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं, और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने तरह की होती हैं, उनके प्रकार के बारे में पढ़ना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं, आप अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं ये अभिक्रिया क्या है। तो पहले बात हम अभिक्रिया की ही करते हैं, क्या होती है ये अभिक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिखते हैं यहाँ पे अभिक्रिया। अभिक्रिया यानी रिएक्शन। क्या होती है ये अभिक्रिया, अभिक्रिया किसको कहते हैं, अभिक्रिया क्या है। आपने सुना होगा अगर सोडियम को पानी में रख दिया जाए तो सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करता है और पानी के साथ जलने लगता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों सोडियम पानी के साथ जलने लगा, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यही अभिक्रिया है। अभिक्रिया किसको बोले जाते हैं, अभिक्रिया यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का गुण, पदार्थ का संगठन और पदार्थ की संरचना तीनों परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं अभिक्रिया। मैग्नीशियम को सोडियम को पानी में डालने के बाद सोडियम पानी में जलने लगता है, रीजन है सोडियम अपनी अवस्था चेंज करके सोडियम ऑक्साइड में परिवर्तित होने लगता है, और सोडियम ऑक्साइड से बिल्कुल अलग है। सोडियम का स्ट्रक्चर अलग है, सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर अलग है, सोडियम का संगठन अलग है, सोडियम ऑक्साइड का संगठन अलग है। इसी प्रोसेस को कहते हैं अभिक्रिया। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का गुण, पदार्थ का संगठन और पदार्थ की संरचना तीनों परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं अभिक्रिया। वही प्रक्रिया कहलाती है अभिक्रिया। यानी जिस प्रक्रिया के बाद किसी पदार्थ का गुण, पदार्थ का संगठन और पदार्थ की संरचना न बदलती हो, उस प्रक्रिया को अभिक्रिया नहीं कहते हैं। अभिक्रिया उसी को कहेंगे जिसमें पदार्थ का गुण बदल जाए, पदार्थ का संगठन बदल जाए और पदार्थ की संरचना बदल जाए, वही प्रक्रिया कहलाती है अभिक्रिया। अब बात करते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार की कि ये अभिक्रियाएं कितने तरह की होती हैं। तो अभिक्रिया के प्रकार की बात करें तो अभिक्रियाएं होती हैं 2 तरह की। सबसे पहली अभिक्रिया जो है जिसको कहते हैं हम नाभिकीय अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शन, सबसे पहली अभिक्रिया। और सेकंड आती है, सेकंड जो रिएक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे वो होगा आपका रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया। तो 2 तरह से अभिक्रियाओं को बांटा गया 2 पार्ट में। पहली अभिक्रिया जो रही वो कहलाई न्यूक्लियर रिएक्शन यानी नाभिकीय अभिक्रिया, और दूसरी जो अभिक्रिया रही वो कहलाई आपकी रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या थी ये नाभिकीय अभिक्रिया, तो नाभिकीय अभिक्रिया का मतलब जिस अभिक्रिया में परमाणु का नाभिक पार्टिसिपेट करता है, परमाणु का नाभिक भाग लेता है, उसी अभिक्रिया को कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। यानी अगर हम नाभिकीय अभिक्रिया का जिक्र करें तो जिस अभिक्रिया के अंदर, जिस अभिक्रिया में परमाणु का नाभिक भाग लेता हो, जिस अभिक्रिया को संपन्न कराता हो परमाणु का नाभिक, उस अभिक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन यानी नाभिकीय अभिक्रिया। जैसे यूरेनियम का जब विखंडन होता है तो 2 अलग अलग नाभिक में वो टूट जाता है।
यहाँ पे है इस अभिक्रिया को बोला जाता है नाभिकीय अभिक्रिया, यानी जिस अभिक्रिया को परमाणु का नाभिक चलाता हो, जिस अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए परमाणु के नाभिक की जरूरत हो, वो अभिक्रिया कहलाएगी आपका नाभिकीय अभिक्रिया। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में परमाणु स्वतः भाग लेता है, जिस अभिक्रिया में परमाणु स्वतः भाग लेता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, मैग्नीशियम को जब जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का परमाणु आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों भाग लेते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया को कहा जाता है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया। यानी यहाँ पे अगर हम बात कर ले रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु स्वतः भाग लेता है। यानी यहाँ पे परमाणु का नाभिक भाग ले रहा था, तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु स्वतः भाग लेता है, वो खुद पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल की बात की, अगर हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ जाएं, क्या था आपका उदाहरण, एग्जाम्पल की तरफ अगर बढ़े तो इसमें हमने बनाया आपका यूरेनियम का विखंडन। यूरेनियम आगे सब मिलेगा आपको, यूरेनियम का विखंडन। अगर यूरेनियम का विखंडन करते हैं तो जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है न्यूक्लियर रिएक्शन, या उसको कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। और यहाँ पे आइए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी जिस अभिक्रिया में परमाणु स्वतः भाग लेता हो उसी अभिक्रिया को परमाणु रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने आपको बताया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों को आपस में मिक्स किया जाए, या दोनों जब इसकी उपस्थिति में मैग्नीशियम जलता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये प्रिपेयर करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कहलाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का परमाणु भाग ले रहा था और ऑक्सीजन का परमाणु भाग ले रहा था और बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये प्रक्रिया कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में परमाणु का नाभिक भाग लेता है उस अभिक्रिया को कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया, और जिस अभिक्रिया में परमाणु स्वतः भाग लेता हो, परमाणु खुद पार्टिसिपेट करता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और इसके एग्जांपल की बात हमने कर ली रासायनिक अभिक्रिया के, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये दोनों मिलते हैं तो बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम का हो रहा है दहन। अब बात करते हैं अभिक्रिया को शो कैसे करते हैं। तो अभिक्रिया को दिखाने के लिए एरो का प्रयोग किया जाता है, तीर का प्रयोग किया जाता है। जब आप अभिक्रिया को व्यक्त करेंगे, अभिक्रिया चाहे वो नाभिकीय अभिक्रिया हो या अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हो, दोनों को व्यक्त करने के लिए तीर का प्रयोग किया जाता है, तीर लगाया जाता है। जब भी आप दोनों अभिक्रिया दिखाएंगे, नाभिकीय रिएक्शन या फिर रासायनिक रिएक्शन, तो इसको दिखाने के लिए हम एरो का यूज करते हैं। और इस एरो में आपको दो चीजें नजर आएंगी। एरो की बात कर ले, यहाँ पे देखिए हम इस तरह से अभिक्रिया को शो करने के लिए एक तीर का प्रयोग करते हैं, और इस तीर में ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हेड कहते हैं, और ये वाला जो हिस्सा होगा इसको बोला जाता है टेल। ये टेल बोला जाता है। यानी अगर हम इसको एक एरो से शो करते हैं, अगर एक एरो से व्यक्त करते हैं, तो इस एरो में दो हिस्से हमको नजर आए, एक तरफ नजर आता है हमको हेड, तो एक तरफ नजर आता है हमको टेल। तो याद रखिएगा, इस एरो के टेल की तरफ, इस एरो के टेल के इधर बाएं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी सब्सटेंस मौजूद रहते हैं वो सभी के सभी रिएक्टेंट यानी अभिकारक कहलाते हैं। यहाँ पे दो वर्ड यूज होंगे, यानी पहला वर्ड जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, पहला वर्ड जो लिख रहे हैं अभिकारक। अभिकारक क्या है, तो रिएक्टेंट यहाँ पे इस हिस्से में इधर जो रहेंगे वो कहलाएंगे अभिकारक, और इसके बाद यानी हेड के बाद जो प्रेजेंट होंगे वो कहलाएंगे उत्पाद। लेकिन ये तो इसका डिफिनीशन नहीं हुआ, ये तो एक पहचान की बात है। अगर आपको पहचानना है कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है, तो पहचानने का बहुत आसान तरीका है। इसके टिल के पहले चले आइए, टिल के पहले जो लिखा होगा वो अभिकारक कहलाएगा, और टिल के बाद जो लिखा होगा वही उत्पाद कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आते हैं, लिखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन और यहाँ लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने एरो का प्रयोग किया है। यहाँ पे एरो में हेड के पहले, यहाँ पे हेड के बाद और यहाँ टिल के पहले
टिल के पहले जितने सब्सटेंस लिखे गए हैं सब के सब क्या कहलाएंगे, आपके अभिकारक कहलाएंगे, यानी रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और इस एरो के में हेड जो है, इस हेड के बाद जो प्रेजेंट है वो कहलाएगा आपका उत्पाद। यानी अगर आपसे कह दे कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका उत्पाद होगा। यानी हम बात करें अगर अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए हमको एक एरो का प्रयोग करना होगा, एक तीर का प्रयोग करना होता है। तीर के टिल की तरफ जितने सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो आपके अभिकारक होते हैं और हेड के बाद जो प्रेजेंट होता है वो आपका उत्पाद होता है। लेकिन बात हम डिफिनीशन की करते हैं, अभिकारक किसको कहेंगे, अभिकारक क्या होंगे और उत्पाद क्या होंगे। अभिकारक जो पदार्थ अभिक्रिया को चलाते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं वो पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं उन्हीं पदार्थों को कहा जाता है उत्पाद। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसका कोई भी नेचर अभिक्रिया के पहले किसी पदार्थ के नेचर से मिलता जुलता नहीं है, मौजूद नहीं होता है, इसी वजह से इसका नाम दिया जाता है अभिक्रिया। हमने पहले ही जिक्र किया कि अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ का गुण, पदार्थ की संरचना और पदार्थ का संगठन परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में बात कर ली मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अभिकारक में आपका मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, जबकि उत्पाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम एक अभिकारक और ऑक्सीजन भी यहाँ अभिकारक है। तो अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की तुलना करें तो इन दोनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। मैग्नीशियम एक धातु है और ऑक्सीजन एक अधातु है। जब दोनों मिलते हैं तो बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोई भी लक्षण, कोई भी गुण, कोई भी संरचना इन दोनों से अलग अलग मिलती नहीं है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं अभिक्रिया। और यहाँ पे परमाणु खुद भाग ले रहा है, स्वतः पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसको बोल दिया गया रासायनिक अभिक्रिया। बहुत सारे बुक में रासायनिक अभिक्रिया को डायरेक्ट डिफाइन किया गया है कि वह अभिक्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का रासायनिक गुण, पदार्थ की रासायनिक संगठन और पदार्थ की संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमने जिक्र किया, अभिक्रिया की बात की। अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का गुण, संगठन और संरचना, तीन क्वालिटी की बात हमने की। यहाँ पे अगर हम चर्चा करें किसकी बात कर रहे हैं, तो पदार्थ का गुण फर्स्ट, दूसरी क्वालिटी की बात कर लें तो दूसरी थी आपका इसका संगठन, और थर्ड टर्म की बात कर लें, थर्ड हमने जो जिक्र किया इसका थर्ड टर्म जो था वो थी संरचना। यानी वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का गुण, संगठन और संरचना परिवर्तित हो जाती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया दो तरह की होती है, पहली अभिक्रिया नाभिकीय, दूसरा होता है आपका रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है? तो जिस अभिक्रिया में परमाणु का नाभिक भाग लेता है वो अभिक्रिया कहलाती है नाभिकीय अभिक्रिया। जैसे हमने एग्जाम्पल में कहा यूरेनियम का विखंडन, ये एक तरह की नाभिकीय अभिक्रिया होती है। लेकिन सेकेंड की तरफ बढ़ जाए तो लिखा है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? तो जिस अभिक्रिया में परमाणु स्वतः भाग लेता है उस अभिक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे एग्जांपल लिखा है हमने, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब ये दोनों जलते हैं, दोनों जलाए जाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे टर्म है आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें हमने एक एरो का प्रयोग किया। यानी यहाँ तो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम अभिक्रिया को जब भी प्रदर्शित करेंगे तो अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक तीर का प्रयोग किया जाता है। तीर के एक तरफ हेड होता है तो एक तरफ टेल होता है। जो हेड होता है, हेड के पहले आने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब अभिकारक कहलाते हैं, और हेड के बाद जो पदार्थ मौजूद रहता है वो उत्पाद कहलाता है। लेकिन ये इसका डिफिनीशन नहीं है। तो क्या होती हैं अभिकारक और क्या होते हैं उत्पाद? अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को चलाते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं।
यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक हैं और इसके बाद जो बना हुआ है वो उत्पाद है। अगर आपको पहचानना हो कि कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है, तो यहाँ याद रखिएगा इस एरो में तीर के पहले जो सब्सटेंस लिखे होंगे वो अभिकारक है और तीर के बाद जो सब्सटेंस बनेंगे वही उसके उत्पाद कहलाते हैं। बहुत ईजी है इनको पहचानना। आप एरो देखिए और एरो के पहले, इस तीर के पहले जो सब्सटेंस दिखाई दे रहे हैं वो आपके अभिकारक हैं, चाहे वो अकेला हो या दो से अधिक हो, और तीर के बाद जो पदार्थ बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, वो आपके उत्पाद कहलाएंगे। तो ये रहा कुछ आपका इंट्रोडक्शन, क्या होती है अभिक्रिया, क्या होती है अभिक्रिया, क्या है रासायनिक समीकरण, क्या है नाभिकीय अभिक्रिया, इसका कुछ एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बाद शब्द लिखा है समीकरण। क्या है रासायनिक समीकरण और कैसे बैलेंस करते हैं, तो चलिए इनको पहले करते हैं, इनको मिटाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली टॉपिक, रासायनिक समीकरण, यानी केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या है? अभी आपने देखा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया यानी किसी केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करने के लिए हमने एक एरो का प्रयोग किया और एरो के पहले अभिकारक थे, एरो के बाद उत्पाद थे। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जब पदार्थ यानी जब किसी तत्व को व्यक्त करना रहा, तत्व को कहीं प्रदर्शित करना रहा, तो उनके प्रतीकों से हमने उनको प्रदर्शित किया। तो यहाँ हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण, ये जो तीर हमने यूज किया, उस तीर के पहले दो पदार्थ लिए गए, एक तरफ था आपका अभिकारक और एक तरफ था आपका उत्पाद। यानी जब हमने बात की इस तीर की, इस एरो की बात की, तो इस एरो के पहले हमने जिक्र किया यहाँ पे जो रहेगा हेड के पहले, जो हेड टेल के पहले जो रहेगा वो कहलाएगा आपका अभिकारक, या उसी को कहते हैं रिएक्टेंट्स, उसको बोला जाता है अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स कहते हैं। और तीर के बाद जो पदार्थ बनते हैं वो उत्पाद कहलाए, या उनको हमने कहा कि उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, अभी हमने एक रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया था, तो अब व्यक्त करने में हमने जो पहले लिया वो अभिकारक कहलाया, जो बाद में लिया उत्पाद कहलाया। यहाँ जो ये एरो है एक तरह से एक तराजू का काम कर रहा है, एक बैलेंस का काम कर रहा है। इस तरफ था आपका उत्पाद और इस तरफ है अभिकारक। यहाँ रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। क्या है ये रासायनिक समीकरण? तो रासायनिक समीकरण को व्यक्त करने के लिए यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में तत्वों को प्रतीकों के साथ व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है वही कहलाती है रासायनिक समीकरण। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण जो होता है वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। फिर से एक बार देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में पदार्थों का प्रतीकात्मक निरूपण, समीकरण के रूप में पदार्थों का प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे अभी हमने जिक्र किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यानी हम जब जिक्र करेंगे, अभिकारक की बात करेंगे, तो हमने वर्ड किया, यहाँ पे यूज किया हमने कहा मैग्नीशियम और प्लस हमने लिखा ऑक्सीजन, और ये मिलते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, उत्पाद की बात कर ले रहे हैं, ये दोनों मिले तो मिलने के बाद क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं ये। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद रहा इसका, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो होते हैं ये इनके अभिकारक रहे। मैग्नीशियम ऑक्साइड इनका उत्पाद है और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये इनके अभिकारक कहलाए। लेकिन हमने कहा कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में पदार्थ का प्रतीकात्मक निरूपण जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी अब हमको इनको प्रतीक के रूप में व्यक्त करना होगा। तो चलिए व्यक्त करते हैं। मैग्नीशियम को लिखा जाता है Mg से और प्लस ऑक्सीजन को लिखा जाता है O से। बल यहाँ पे ऑक्सीजन को O से ही लिखा जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन एक तरह से अणु के रूप में पाया जाता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे O2, और ये एरो हमने लगा दिया और ये बन जाएगा आपका
MgO ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया थी, इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने तत्वों के प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर दिया और यही निरूपण तो कहलाता है रासायनिक समीकरण। यानी फिर से एक बार देखते हैं, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे हमने देखा रासायनिक समीकरण है, ये समीकरण में जो पहले लिखे हैं वो अभिकारक है और जो बाद में आए वो उत्पाद कह रहा है। यानी MgO एक तरह का उत्पाद है और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक कहला है। लेकिन थोड़ा डाउटफुल है यहाँ पे। आप देखिए, अगर इस तरफ देखेंगे तो अभिकारक में मैग्नीशियम अकेला है और यहाँ भी मैग्नीशियम अकेला ही रहा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। हमने लिया ऑक्सीजन 2, लेकिन जाके उत्पाद में बनता है ऑक्सीजन 1, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि ये जो समीकरण है ये बैलेंस नहीं है। समीकरण के दोनों तरफ दो अलग अलग चीजें आपको नजर आ रही हैं, तो अगर समीकरण के दोनों तरफ दो अलग अलग चीजें होंगी तो फिर ये समीकरण नहीं कहलाएगा। समीकरण बैलेंस कैसे होगा? तो कैसे करते हैं समीकरण को बैलेंस? स्टार्ट करते हैं। यही टॉपिक बहुत पूछी जाती है पेपर में, बोर्ड के पेपर में समीकरण को बैलेंस करने के लिए बहुत पूछता है। ऐसे इनको बैलेंस करेंगे तो इसका कोई बहुत विशेष मेथड नहीं है, कोई बहुत विशेष तरीका नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है कि हम समीकरण को बैलेंस करने का कोई स्पेशल फार्मूला आपको बता सके। आपको देखना क्या है, करना क्या है, आपको अभिकारक और उत्पाद में जितने भी तत्व रहेंगे हर तत्व की संख्या बस बराबर करनी है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 1 बार है तो यहाँ पे मैग्नीशियम आपका 1 बार ही है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है तो यहाँ ऑक्सीजन 1 बार हो गया। ऑक्सीजन ही तो बैलेंस करना है आपको। यहाँ ऐसा करिए कि ऑक्सीजन 2 बार हो जाए, नहीं तो कुछ ऐसा करिए कि ऑक्सीजन 1 बार हो जाए यहाँ पे। तो इस तरह से आपको करना है बैलेंस। तरीका क्या होगा इनको बैलेंस करने का? चलिए देखते हैं, एक सिंपल तरीका बताते हैं आपको बैलेंस करने का। प्रैक्टिस करेंगे आसानी से इनको बैलेंस कर लेंगे। पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। तो ये टेंट में देखिए क्या क्या है और कैसे बैलेंस करते हैं, देखिएगा। तो चलिए करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित। कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे? अभी हमने कहा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कोई विशेष तरीका नहीं, कोई विशेष फार्मूला नहीं है, कोई एक ऐसा फार्मूला नहीं है जिसपे आप फार्मूले को रखें और आपका पूरा समीकरण बैलेंस हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं। एक सिंपल तरीके से इनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप जितना बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे से इसको अभ्यास करेंगे, उतने आसानी से आप समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करते कैसे, पहले इनकी चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिएगा। बैलेंस करते समय अभिकारक में जितने परमाणु होंगे, अभिकारक में जितने तत्व रहेंगे, वो तत्व उत्पाद में जितने तत्व रहेंगे उनकी संख्या बस आपको बराबर कर देनी है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन MgO बना रहे हैं, यहाँ पे एक तरफ मैग्नीशियम अभिकारक में अकेला तो है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम भी 1 ही बार है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार आ गया और जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 बार है। तो आपको करना क्या है, आपको दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या 2-2 दिखानी है। कैसे दिखाएंगे बस दिखा दीजिए, हो गया आपका समीकरण संतुलित। दूसरे वाले में आप पहुंचिए तो एक तरफ बेरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, यहाँ भी वही है, लेकिन क्या इनके परमाणु सेम है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बेरियम देखिए अकेला है, यहाँ पे भी बेरियम 1 ही बार है। क्लोरीन यहाँ पे 2 बार आया जबकि यहाँ पे क्लोरीन 1 बार है, यानी क्लोरीन तो बैलेंस नहीं है। फिर क्लोरीन को भी आप बैलेंस करिए। यानी समीकरण को बैलेंस करने का एक सीधा फंडा है, सीधा तरीका है इसका कि आप दोनों तरफ उनके परमाणुओं की संख्या, उनके तत्वों की संख्या बराबर कर दीजिए, आपका समीकरण हो जाएगा बैलेंस। तो चलिए दिखाते हैं इनको एक सिंपल तरीके से कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले आप करिए यहाँ लिखिए क्रमांक। यानी आप देखिए इसमें कि कितने तत्व आए हैं उनमें क्रमांक लिख देते हैं। दूसरे तरफ लिखते हैं तत्व का संकेत या तत्व का प्रतीक। जो तत्व आया है आप उसका प्रतीक दिखा दीजिए। तीसरे कॉलम में बढ़े तो यहां पे लिख रहे हैं अभिकारक में परमाणु की संख्या, उस तत्व के कितने परमाणु हैं, अभिकारक में परमाणु की संख्या, कितने परमाणु रहे अभिकारक में। और चौथा कॉलम जो होगा उसमें आपको लिखना है उत्पाद में परमाणु की संख्या, उत्पाद में कितने परमाणु रहे।
तो पहले कॉलम में आपने लिखा क्रमांक, दूसरे कॉलम में आपने लिखा तत्व का प्रतीक, तीसरे कॉलम में आपने लिखा अभिकारक में परमाणु की संख्या और चौथे कॉलम में लिखेंगे उत्पाद में परमाणु की संख्या। 4 कॉलम आपको बनाने हैं। तो चलिए हमारा चारों कॉलम बन चुका है। अब इनको हम करते हैं बैलेंस। किस तरीके से इनको बैलेंस किया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे इनको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। तो चलिए देखिए यहाँ पे बैलेंस करने का एक सिंपल तरीका बताते हैं आपको, जिसके आधार पे आप बैलेंस कर सकते हैं। कोई विशेष फार्मूला नहीं है इनका बैलेंस करने का। तो आपने 4 कॉलम बनाए, पहला कॉलम क्रमांक, दूसरा कॉलम तत्व का प्रतीक, कौन कौन सा तत्व मौजूद रहा, तीसरे कॉलम में आपको देखना है कि अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी रही उस तत्व की, और चौथे कॉलम में देखना है उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी रही। बैलेंस करने का एक सिंपल मेथड था आपका कि अभिकारक में परमाणु की संख्या जितनी है उतनी ही उत्पाद में होनी चाहिए। अगर दोनों बराबर हैं तो हो गया आपका समीकरण बैलेंस। यही करना है आपको। तो चलिए यहाँ पे करते हैं हम पहले समीकरण को बैलेंस, यानी हमारा पहला समीकरण है, इसी को हम करने जा रहे हैं यहाँ से बैलेंस। हमारा पहला समीकरण है Mg + O2 gives to MgO। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से तत्व प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर की बात करें तो प्रेजेंट है आपका मैग्नीशियम यानी Mg, और दूसरी तरफ प्रेजेंट है आपका ऑक्सीजन यानी हम लिखते हैं यहाँ पे O। तो 2 तत्व हमारे पास प्रेजेंट है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं, दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अभिकारक में परमाणु की संख्या, अभिकारक तो यही है आपका, और इस अभिकारक में कितनी बार मैग्नीशियम आया है वो लिख दीजिए आप। तो मैग्नीशियम कितनी बार आया अभिकारक में, 1 बार आया है, तो हमने लिख दिया 1। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैग्नीशियम अभिकारक में 2 अलग अलग जगह पे आया हो तो उनकी संख्या अलग अलग प्लस करके आप लिखेंगे, डायरेक्ट जोड़ के नहीं लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा मैग्नीशियम हमारा 1 बार एक ही जगह आया तो हमने लिख दिया 1। अब देखिए कि मैग्नीशियम उत्पाद में कितनी बार है, तो हमने देखा मैग्नीशियम उत्पाद में भी कितनी बार मिला है आपका, 1 बार ही मिला। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन अभिकारक में कितना है, तो अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 2 है और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या है 1। ये मैग्नीशियम तो बैलेंस है, अनबैलेंस क्या है यहाँ पे, अनबैलेंस है आपका ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे अभिकारक में आया 2 बार और उत्पाद में आया 1 बार। अब हमको करना है इनको बैलेंस। कैसे हम 2 को 1 बनाए या फिर 1 को 2 बनाए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो हमारी संख्या 2 के बराबर हो जाएगी। जैसे ही हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाएगा। अगर हम अभिकारक उत्पाद में 2 से गुणा कर दें तो अभिकारक में उपस्थित ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं हम 2 से गुणा। तो अगर हमने 2 में 1 से गुणा किया तो हमारी संख्या हो जाएगी 2। यानी अगर हम उत्पाद में ऑक्सीजन की तरफ 2 से गुणा कर दे, देखिए यहाँ पे लिखा है Mg + O2 MgO, ध्यान दीजिएगा नीचे लिख रहे हैं यही Mg और O2 मिलके बना लिए ये MgO। हमने कहा कि ऑक्सीजन में कर दीजिए 2 से गुणा, तो ऑक्सीजन में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये गुणा 2 लिखा जाएगा हमारा यहाँ पे। जैसे ही हम ऑक्सीजन में करेंगे 2 से गुणा, ऑलरेडी मैग्नीशियम में भी 2 से गुणा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो अगर मैग्नीशियम में 2 से गुणा हो जाएगा तो जब आप 2 से गुणा किए यहाँ तो आप 2 से गुणा कर दिए यहाँ भी, दोनों में साथ साथ हुआ तो ये भी हो गया 2 और ये भी आपका हो गया 2। दिक्कत हो गई कि आपने ऑक्सीजन तो 2 कर दिया लेकिन आपका क्या डिस्टर्ब हो गया, आपका मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो गया। मैग्नीशियम यहाँ 1 बार है जबकि यहाँ हो गया अब आपका 2 बार, क्योंकि जब ऑक्सीजन में 2 से गुणा करेंगे वो भी उत्पाद की तरफ, तो उत्पाद में ऑक्सीजन अकेला तो है नहीं, ये मैग्नीशियम के साथ है। और जैसे ही आप 2 से गुणा करेंगे वो मैग्नीशियम में भी जाएगा, और जैसे ही मैग्नीशियम में 2 से गुणा हुआ ये तो हो गया 2 और यहाँ पे अभिकारक में हो गया 1। अब दिक्कत हो गई कि अभिकारक में 1 हो गया, इनको भी 2 करते हैं। तो 1 को 2 बनाने के लिए हम कर देंगे यहाँ में 2 से गुणा, और जैसे ही यहाँ 2 से गुणा करेंगे इनकी भी संख्या हो जाएगी 2। तो अगर हम मैग्नीशियम यानी अभिकारक में 2 से करते हैं गुणा तो ये बेचारा है अकेला, और अगर ये अकेला है तो ये भी इसकी संख्या के बराबर। अब सब आपको बराबर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए मैग्नीशियम अभिकारक में 2 बार आया और उत्पाद में भी 2 बार आया।
ऑक्सीजन अभिकारक में भी 2 बार आया और उत्पाद में भी 2 बार आया, तो आपने जिससे गुणा किया वही संख्या कर देनी है नोट। यहाँ पे देखिए हमारा पहले संख्या 1 थी, हमने गुणा कर दिया 2 से। अगर हमने 2 से गुणा कर दिया तो हम यहाँ पे 2 दिखा देते हैं। यही काम यहाँ हुआ। ऑक्सीजन के लिए हमने 2 से गुणा, तो हम डायरेक्ट 2 से गुणा तो ऑक्सीजन में कर नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पे गुणा किया। तो ये जो 2 है दोनों के लिए साथ साथ रहा, तो हम यहाँ पे 2 दिखा देते हैं। और ये रहा आपका संतुलित समीकरण, यही है आपका बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस समीकरण यही है आपका। देखिए यहाँ पे हो गया आपका बैलेंस। तो ये एक छोटा सा सिंपल तरीका है जिसकी सहायता से आप समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। करेंगे क्या आप फिर से देखते हैं एक बार। आप करेंगे एक लिखेंगे यहाँ पे क्रमांक, दूसरे तरफ लिखेंगे तत्वों का प्रतीक, कौन कौन से तत्व हैं उनके प्रतीक लिख दीजिए। तीसरे तरफ अभिकारक में उनके कितने परमाणु मौजूद हैं वो भी लिखिए, और अंतिम तरफ आ जाइए तो उत्पाद में उनके परमाणु की संख्या कितनी है वो भी लिख दीजिए। लिखने के बाद आप यहाँ पे उनकी संख्या लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा आप, अगर कोई एलिमेंट कोई तत्व अभिकारक में ही 2 अलग अलग जगह पे आया हो, 2 अलग अलग सब्सटेंस में आया हो, तो उनकी संख्या 2 अलग अलग प्लस करके लिखेंगे यहाँ पे। तो ये रहा आपका समीकरण बैलेंस। 2Mg + O2 मिल गया, यहाँ पे हो जाते हैं 2MgO। देखिए यहाँ पे बैलेंस है, मैग्नीशियम 2 बार, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 बार, ऑक्सीजन यहाँ 2 बार है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 बार हो चुका है। तो हमारा पहला इक्वेशन होता है बैलेंस। तो चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट समीकरण को बैलेंस करते हैं। कैसे करेंगे नेक्स्ट समीकरण बैलेंस? तो इनको करते हैं इरेज यहां से, और इरेज करने के बाद यहाँ पे ये कॉलम रहने देते हैं और करते हैं सेकेंड इक्वेशन को बैलेंस। तो चलिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन हम अपना बैलेंस करते हैं। क्या है आपका सेकेंड इक्वेशन? अब सेकेंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हो चुका है मेरा, चलिए फिर से बनाते हैं इन्हें, ये चीज फिर से लिखनी है और करते हैं अब सेकेंड इक्वेशन को बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे है आपका सेकेंड इक्वेशन, लिखा है BaCl2 + H2SO4 gives to BaSO4 + HCl। तो देखते हैं, क्रमांक की बात करते हैं, कितने तत्व हैं अलग अलग देख लीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बेरियम है 1, ये हो गया आपका 2, क्लोरीन है, तीसरा हाइड्रोजन है, चौथा है सल्फर और पांचवा है ऑक्सीजन। यानी 5 एलिमेंट हैं आपके पास, 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 एलिमेंट हैं। डिफरेंट टाइप के 5 एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे। तो देखते हैं कौन कौन से वो 5 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले की बात करते हैं, तो सबसे पहले है हमारा बेरियम, दूसरी तरफ बात कर लें तो दूसरे टर्म में है क्लोरीन, तीसरी तरफ बात करें तो हाइड्रोजन, चौथी तरफ देखें तो सल्फर और पांचवी तरफ देखें तो ऑक्सीजन है हमारे पास। यानी इस समीकरण में हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। कैसे करेंगे बैलेंस? तो आते हैं अभिकारक की तरफ। देखिए वहां पे अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है, कितनी बार आया है बेरियम अभिकारक में? यह है हमारा अभिकारक और इसमें बेरियम एक ही बार आया है, अकेला तो है बेरियम यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे बेरियम कितनी बार आया है, तो 1 बार, और कहीं बेरियम है नहीं, 1 बार लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, उत्पाद में देखते हैं बेरियम कितनी बार है। तो आप बताइए उत्पाद में भी बेरियम कितनी बार रहा? 1 बार रहा बेरियम, यानी बेरियम तो पूरी तरह से बैलेंस है। दूसरी तरफ आते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं। यहाँ पे क्लोरीन 2 बार रहा, जबकि यहाँ पे उत्पाद में क्लोरीन रहा है आपका 1 बार आया है यहाँ पे क्लोरीन। थर्ड, हाइड्रोजन की तरफ बढ़ जाए तो यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है आपका? 1 बार रहा। और अगर बात कर ले सल्फर की, तो सल्फर भी 1 ही बार है, जबकि यहाँ भी सल्फर 1 बार ही है। और लास्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है आपका 4 टाइम्स यानी 4 बार, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन आपका 4 बार है। ये अभिकारक में परमाणु की संख्या है और ये उत्पाद में परमाणु की संख्या है। यहाँ अभिकारक में बेरियम 1 बार आया, उत्पाद में बेरियम भी 1 बार है। अभिकारक में क्लोरीन तो 2 बार हो गया, लेकिन उत्पाद में भी क्लोरीन यहाँ पे कितनी बार होना चाहिए? 2 बार, लेकिन है नहीं, है कितनी बार? 1 ही बार। अभिकारक में हाइड्रोजन 2 बार है, तो उत्पाद में भी 2 होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं। और सल्फर तो 1 बैलेंस है और ऑक्सीजन 4 और 4 बैलेंस है। 2 ही डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको, कौन कौन? 1 क्लोरीन, तो 1 कौन बैलेंस कर रहा है? हाइड्रोजन। तो चलिए बैलेंस करते हैं, इनको कैसे करेंगे लिखते हैं इस रिएक्शन को नीचे। यहाँ पे रिएक्शन है आपका BaCl2 + H2SO4
एरो लगाते हैं, एरो के बाद लिख देते हैं BaSO4 और यहाँ पे प्लस लिख देंगे HCl। तो चलिए करते हैं बैलेंस। अगर हाइड्रोजन को 2 बनाना है उत्पाद में तो करना होगा 2 से हमको गुणा यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या में, और हाइड्रोजन की संख्या में जैसे ही 2 से गुणा करेंगे, यही संख्या हम गुणा में कर रहे हैं, जैसे ही हमने 2 से गुणा किया इसकी भी संख्या तो हो गई 2। लेकिन दिक्कत ये हुई कि अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से गुणा किए तो क्लोरीन में भी 2 से अपने आप गुणा हो गया, हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन में भी 2 से गुणा हो गया। तो कर देते हैं क्लोरीन में भी 2 से गुणा और इनकी भी संख्या हो गई 2। अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो हम डायरेक्ट हाइड्रोजन में तो कर नहीं सकते, हम पहले लिखेंगे संख्या, और जैसे ही हमने लिखा यहाँ पे 2 और अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा तो हाइड्रोजन की संख्या तो 2 हो गई, लेकिन क्लोरीन की संख्या भी तो भाई 2 गुनी हो जाएगी, तो हमने यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया। यानी हमने यहाँ जैसे ही 2 किया तो हमको मजबूरी थी कि हमको हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, और जैसे ही हमने गुणा किया क्लोरीन की संख्या भी 2 हो गई और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो गई, दोनों तो बैलेंस हो गए। और ये रहा आपका बैलेंस इक्वेशन BaCl2 plus H2SO4 gives to BaSO4 और प्लस 2HCl, क्योंकि बस हाइड्रोजन और क्लोरीन ही बैलेंस करने थे और यहां से हाइड्रोजन और क्लोरीन बहुत इजीली बैलेंस हो जाते हैं। तो ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन का बैलेंस समीकरण, ये रहा इसका बैलेंस इक्वेशन, बस 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, दोनों तरफ तो संख्या हो गई बैलेंस। ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। तो चलिए अब आते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे थर्ड इक्वेशन को। तो दूसरे इक्वेशन को यहां से करते हैं इरेज। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा इजी से बढ़ते हैं हार्ड की तरफ। ये तो बहुत इजी रहा, इनको हल करने का बस एक ही तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट हैं और प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनका जिक्र होगा यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं इसी इक्वेशंस की। कितने एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे एक सोडियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। अब दोबारा हाइड्रोजन नहीं गिनिएगा, लेकिन देखिए आया तो 2 बार है, 2 अलग अलग जगह पे आया है, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। यानी एक ऑक्सीजन की यहाँ पे संख्या देखिए, ऑक्सीजन है, सल्फर है 2 और ये हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन तो हो चुका है, बस सोडियम हो गया 4, यानी टोटल बस 4 ही एलिमेंट हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, देखते हैं कैसे इनको हम बैलेंस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए बैलेंस करने के चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2, देखते हैं कितने थे। हमने कहा 4 अलग अलग तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। कौन कौन से 4? तो पहला है सोडियम, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा रहा हमारा सल्फर। अब संख्या लिखते हैं कितने अभिकारक में है, तो सोडियम की बात करते हैं। सोडियम बस एक ही जगह है और वो भी एक बार। उत्पाद में आइए तो उत्पाद में सोडियम थोड़ा हो गया डिस्टर्ब, क्योंकि उत्पाद में सोडियम की संख्या हो गई 2। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन 2 अलग अलग जगह पे, एक जगह 1 बार है तो एक जगह 4 बार है। आप भी उनकी संख्या 2 तरह से ही लिखिए, 1 बार लिखिए, आप 1 बार भी है और प्लस करके दिखा दीजिए 4 बार भी है, क्योंकि गुणा करते समय दोनों में डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन होगा, डिफरेंट तरह से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन तो है टोटल 5 बार, लेकिन हमने उनको 2 पार्ट में लिखा, जैसे वो यहाँ थे 1 और 4 मिलकर थे। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ, उत्पाद में देखते हैं। तो उत्पाद में भी क्या हुआ, 4 और 1 ही है। यहाँ पे लिखते हैं वो कितने तरह से हैं, 4 हैं और 1 से हैं। एक जगह 4 बार आए और एक जगह कितने बार आए हैं, वो 1 बार। यहाँ भी 5 ही है। चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इसमें आया है 1 बार और यहाँ आया है 2 बार, तो लिखेंगे एक जगह है 1 बार तो एक जगह है यहाँ पे ये 2 बार। जबकि प्रोडक्ट में आ जाए तो प्रोडक्ट में अकेले ही यहाँ पे ये 2 बार है, बस एक ही जगह वो आया है और वो भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अब आते हैं सल्फर की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं सल्फर की तरफ। तो सल्फर पे अगर पहुंचे तो यहाँ पे देखिए सल्फर एक बार है, दोनों में, अभिकारक में भी 1 बार है और उत्पाद में भी 1 बार है, दोनों में एक बार सल्फर आया। अब करते हैं इनको बैलेंस। थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, क्योंकि आपने देखा सोडियम यहाँ 1 बार तो यहाँ है 2 बार, यहाँ ऑक्सीजन 5 बार है 1 और 4 करके, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 5 बार ही है 4 और 1 करके, लेकिन डिस्टर्ब कर रहा है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन 1 और 2 मतलब 3 बार और यहाँ ऑक्सीजन 2 ही बार आया है।
जबकि यहाँ पे सल्फर की बात करें तो सल्फर यहाँ पे एक बार और यहाँ पे सल्फर एक ही बार है। तो नोट करते हैं दोबारा इस रिएक्शन को, यहाँ पे देखिएगा लिखा हमने NaOH और प्लस H2SO4 ये दोनों मिलते हैं और मिलके बना ले रहा है यहाँ पे Na2SO4 और प्लस H2O। चलिए जहां मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज यहाँ पे नजर आएगी आपको, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं सोडियम से ही, क्योंकि सोडियम एक ही जगह है। तो सोडियम यहाँ पे 2 बार है उत्पाद में, लेकिन यहाँ तो वो 1 बार है। और अगर हम 1 को 2 बनाना चाहते हैं तो अभिकारक में सोडियम की संख्या के सामने हमको करना होगा 2 से गुणा, और जैसे ही करेंगे 2 से गुणा तो ये 2 बन जाएगा और सोडियम यहाँ 2 आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी मेरे भाई, अगर आप यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, जैसे यहाँ 2 से गुणा करेंगे आप देखिए कहां कहां बदलाव हुआ। अगर आपने यहाँ किया 2 से गुणा तो ऑक्सीजन भी अपनी संख्या का 2 गुना हो गया और हाइड्रोजन भी अपनी संख्या का 2 गुना हुआ। अगर एक जगह 2 से गुणा किए तो 2 बेचारे डिस्टर्ब हुए। कौन कौन सा डिस्टर्ब हुआ? ऑक्सीजन डिस्टर्ब होता है और पहला हाइड्रोजन डिस्टर्ब हुआ। ऑक्सीजन ये वाला टर्म, ये वाला हिस्सा आप देखिए ऑक्सीजन डिस्टर्ब हुआ, और यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा डिस्टर्ब होता है, ये भी एक बार डिस्टर्ब हो गया, हाइड्रोजन भी। कितना डिस्टर्ब हुआ? तो गुणा हो गया इसमें भी 2 से और यहाँ भी गुणा हो गया 2 से, और ये दोनों अगर गुणा 2 से हुआ तो इनकी संख्या भी 2 हो गई और यहाँ भी इनकी संख्या हो गई 2। अब नई संख्या क्रिएट हो गई। ऑक्सीजन की संख्या 4 और 2 6 हो गई, जबकि यहाँ 5 है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4 हुई, लेकिन यहाँ 2 बार थी। सल्फर तो बेचारा बैलेंस है, यानी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमने सोडियम तो कर लिया बराबर, लेकिन दिक्कत ये हुई कि यहाँ का जो सोडियम 1 बार आया था वो अब 2 बार हो गया, और हाइड्रोजन जो 1 बार था वो भी 2 बार हो गया। और नई संख्या हमको मिल गई। अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या अब हो गई 6, जबकि उत्पाद में अभी भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी बनी हुई है? 5 ही है। अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4, जबकि उत्पाद में अभी भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या 2 ही बनी हुई है। ये तो बैलेंस है। अब नंबर आते हैं, देखते हैं कौन बैलेंस आसानी से होगा, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो चलिए जिक्र करते हैं। अगर हमको ऑक्सीजन करना है 6 या हाइड्रोजन करना है 4, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 और 2 6, अगर इधर 6 लाना है या फिर इधर अगर हमको हाइड्रोजन 4 लाना है तो हमको यहाँ पे 1 को करना होगा 2, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 को 2 किया है। और 1 को 2 करने के लिए ऑक्सीजन हम बगल में 2 नहीं लिख सकते, इसके पहले ही लिखेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे कर दिया 2, अगर हमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो हमारी इस संख्या में भी 2 से हो गया गुणा, और 2 से अगर गुणा हो गया तो यहाँ पे देखिए संख्या जो नई आई ऑक्सीजन की 4 और 2 6, जबकि यहाँ भी टोटल संख्या आपकी 4 और 2 कितनी मिल गई है? 6 ही है। तो ये दोनों फिर बैलेंस हो जाएंगे और यही तो हमको करना था। तो यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 हो गए यहाँ पे, और टोटल मिला के ये 6 हो गए, बैलेंस हो गए। तो 2 यहाँ से करेंगे तो अपने आप यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा, और 2 से गुणा हुआ तो 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब देखिए सारी चीजें आपकी बैलेंस है। सोडियम 2 बार, यहाँ भी 2 बार है। ऑक्सीजन 6 बार, यहाँ भी 6 बार है। हाइड्रोजन 4, तो यहाँ भी तो 4 है आपका, ये टोटल 4 रहा है आपका। और यहाँ देखिए सल्फर 1, तो ये भी 1 बार है। यानी आपका बैलेंस इक्वेशन क्या रहा? 2NaOH प्लस H2SO4 gives to Na2SO4 और प्लस हो जाएगा आपका 2H2O। तो बैलेंस करते समय आप ध्यान देंगे कि जो चीज अलग अलग जगह पे आई होगी, जैसे ऑक्सीजन 2 अलग अलग जगह पे था, एक बार NaOH के साथ था, एक बार H2SO4 के साथ था, हमने 2 डिफरेंट जगह पे इसको रखा, यहाँ भी हमने डिफरेंट जगह पे ही रखा है। तो ये एक सिंपल मेथड है जिसकी सहायता से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन। अब बढ़ते हैं चौथे इक्वेशन की तरफ, चौथे समीकरण की तरफ। तो चलिए करते हैं अब नेक्स्ट इक्वेशन को बैलेंस, अगले समीकरण को बैलेंस करते हैं। समीकरण क्या है हमारा? देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है, उनको बैलेंस करते हैं हम। ये तो हमने बैलेंस कर लिया था, थर्ड इक्वेशन तक हो चुका है हमारा। अब चौथे इक्वेशन को करते हैं बैलेंस। इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है? तो देखिए समीकरण है हमारे पास CaOH twice plus CO2 gives to CaCO3 plus H2O। करते हैं बैलेंस। तरीका क्या रहा बैलेंस करने का, इनको कैसे हम इनको बैलेंस करेंगे, तरीका क्या बताया आपको? तो चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हमको लिखना कितनी बार कौन कौन से सब्सटेंस आए हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक है आपका Ca यानी कैल्शियम,
फिर है ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी 1 2 3 और 4, टोटल 4 एलिमेंट है हमारे पास। तो क्रमांक में हम लिखते हैं 1 2 3 एंड 4, यानी 4 बार हमारे पास ये आए। कौन कौन से एलिमेंट है 4 बार, अब इजीली लिखिएगा, यहाँ पे देखिए अब समझिएगा। एक है हमारा सी मतलब कैल्शियम, फिर है हमारा ऑक्सीजन, वो भी लिख देते हैं, फिर है हाइड्रोजन, तो वो भी लिख दिया, और एक तरफ हमारा सी यानी कार्बन। अब देखिए यहाँ पे करना क्या था, यहाँ ध्यान से देखिएगा इसको। अभिकारक में परमाणु की संख्या, कितनी बार ये परमाणु है अभिकारक में वो लिखिए, और कितनी बार उत्पाद में है वो भी लिखिए। तो चलिए सीए की बात करते हैं। यहाँ सीए अभिकारक में एक बार है, क्योंकि पहले कोई संख्या है नहीं, बाद में बीच में कहीं है नहीं, तो एक बार सीए आया। यहाँ पे हमने लिख दिया कैल्शियम की संख्या थी 1, और इधर आ जाइए तो यहाँ फिर से कैल्शियम की संख्या रही 1, यहाँ भी तो एक बार ही रहा। अब नंबर आते हैं दूसरे की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। कितनी बार ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 जगह पे, एक बार यहाँ है तो एक बार यहाँ है, और वो भी कितने बार, 2 बार। यहाँ देखिए OH का ट्वाइस, यानी वो भी 2 टाइम्स है, और हाइड्रोजन भी 2 बार, तो 2 बार हाइड्रोजन और 2 बार ऑक्सीजन 2, और फिर यहाँ पे भी 2 बार तो है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 2 और 2 मिलके होंगे 4। संख्या अभी नहीं लिखी, जब बैलेंस होगा इक्वेशन तो लिखा जाएगा। 2 + 2 कर दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे आइए तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास संख्या, तो 3 यहाँ पे है, और एक बार यहाँ पे है 3, और एक यहाँ भी 4 है। चलिए बढ़ते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 बार यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हम दिखा देते हैं हाइड्रोजन की संख्या है 2, और यहाँ पे भी बात अगर कर लें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की संख्या है यहाँ पे भी 2 बार ही है। और बात कर लें अगर कार्बन की, तो कार्बन की संख्या 1 टाइम्स है, और यहाँ भी कार्बन की संख्या 1 टाइम्स है। हमें लगता है ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस नजर आ रहा है, क्योंकि देख लेते हैं यहाँ 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे, यहाँ 3 और 1 मिलके 4 हो जाएंगे। खैर ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस नजर आ रहा है। CaOH का ट्वाइस, देखिए यहाँ पे कैल्शियम और कैल्शियम एक बार है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4 बार, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और 1 4 बार है। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर लें तो 2 बार हाइड्रोजन है यहाँ पे, और 2 बार हाइड्रोजन यहाँ पे, कार्बन 1 बार, कार्बन 1 बार, ये इक्वेशन बैलेंस है। तो इस तरह से आपने बैलेंस किया। चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, 5वें नंबर की तरफ। ये हमारा चौथा इक्वेशन था, अब आते हैं 5वें नंबर की तरफ। चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर को कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे बैलेंस कैसे करेंगे, फिर से आते हैं। लिखा है AlBr3 + K2SO4 gives to KBr + Al2SO4 thrice। कौन कौन से एलिमेंट है चलिए जिक्र करते हैं। Al मतलब एल्युमिनियम, Br का मतलब ब्रोमीन, K2 K है 2 बार मतलब K है, K का मतलब पोटेशियम, S का मतलब सल्फर, और O का मतलब ऑक्सीजन। थोड़ा सा इजी है क्योंकि कहीं भी कोई एलिमेंट 2 बार 2 अलग अलग जगह पे नहीं आया। तो 5 एलिमेंट है आपके पास, 1 2 3 4 और 5। पांचों को देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पांचों। यहाँ पे ये थ्राइस था, ये कॉलम ऐसे ही रहेगा। 1 2 3 4 एंड 5, 5 लिख दिए। कौन कौन से एलिमेंट है, एल्युमिनियम है 1 टाइम्स, एक बार एल्युमिनियम है, फिर ब्रोमीन है, फिर आपका पोटेशियम है, फिर सल्फर है, और एक तरफ आपका ऑक्सीजन। चलिए अभिकारक में देखते हैं कितनी बार आया है ये। एल्युमिनियम अभिकारक में कितनी बार है, तो एक बार है एल्युमिनियम, जबकि उत्पाद में आइए यहाँ पे देखिए, उत्पाद में लिखा है Al2 और SO4 का थ्राइस, यानी एल्युमिनियम है 2 बार उत्पाद में, हमने लिख दिया 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ब्रोमीन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन कितने बार है, तो देखिए AlBr3 केवल ब्रोमीन यहीं पे है, वो भी 3 बार, लिख तो दिए यहाँ पे 3 बार। जबकि यहाँ पे ब्रोमीन की बात करेंगे उत्पाद में, तो ब्रोमीन कितनी बार है उत्पाद में, तो ब्रोमीन है उत्पाद में 1 बार। आगे बढ़ते हैं पोटेशियम की तरफ। यहाँ पोटेशियम 2 बार है, तो यहाँ हमने लिख दिया 2, और यहाँ पे अगर देखेंगे प्रोडक्ट में, तो पोटेशियम की संख्या ये 1 बार है, तो हमने प्रोडक्ट में 1 लिख दिया। अब आते हैं सल्फर की तरफ। यहाँ पे सल्फर 1 टाइम्स है, और यहाँ पे सल्फर 3 टाइम्स है, 3 बार। SO4 का थ्राइस, इस पूरे का थ्राइस है, यानी 3 बार सल्फर है,
तो 12 बार ऑक्सीजन मिलेगा आपको। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, अंतिम यही है। यहाँ ऑक्सीजन आया है आपका 4 बार, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 बार नहीं है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन है आपका टोटल 12 बार आया है। 4 में 3 का गुना हो जाएगा, 12 बार ऑक्सीजन है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है आपस में। एल्युमिनियम 1 बार है तो यहाँ 2 बार हो गया। ब्रोमीन अधिकारक में 3 बार आया है तो उत्पाद में 1 बार हो गया। पोटेशियम 2 बार आया है तो ये 1 बार हो गया। सल्फर 1 बार है तो यहाँ पे 3 बार हो गया। और ऑक्सीजन 4 बार है तो यहाँ तो 12 बार हो गया। कैसे बैलेंस करें इनको? तो चलिए बैलेंस करने के लिए पहले एक बार इस इक्वेशन को यहाँ नोट करते हैं फिर से। इक्वेशन है आपका AlBr3 प्लस K2SO4, यहां पे लिख देंगे KBr और प्लस Al2SO4 का थ्राइस। चलिए इन्हीं को कर रहे हैं हम बैलेंस। देखिए अब एल्युमिनियम यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे भी 2 बार होना चाहिए ना। यहाँ पे भी तो 2 बार हमको करना होगा। उत्पाद में भी संख्या हमको 2 करनी होगी, और उत्पाद में 2 संख्या करने के लिए क्या करना होगा, बहुत अच्छे से पता होगा आपको। यहाँ हमको करना होगा 2 से गुणा। 2 से गुणा तो हम एल्युमिनियम में कर देंगे, लेकिन दिक्कत क्या होगी, अगर हमने यहाँ पे 2 कर दिया तो हमारा ब्रोमीन जो 3 बार आ रहा था वो बच्चों अब 3 नहीं रहा, क्योंकि 2 से गुणा तो उसमें भी हो गया। तो अगर आप एल्युमिनियम में 2 से गुणा करते हैं तो दिक्कत ब्रोमीन को भी हो गई, क्योंकि वो जितना था वो भी 2 गुना हो जाएगा। यानी गुणा हम एल्युमिनियम में भले कर रहे हैं, लेकिन 2 से गुणा यहाँ भी हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो गया। तो एक तो आपने बैलेंस कर लिया, लेकिन ब्रोमीन जो 3 बार था उसको आपने 6 कर दिया। एक हमने बैलेंस कर लिया। अब बढ़ते हैं ब्रोमीन को बैलेंस करेंगे। देखते हैं, पहले ब्रोमीन पे ही आते हैं। चलिए यहाँ पे अब ब्रोमीन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रोमीन इधर 1 टाइम्स है और इधर 6 बार है, तो 1 को 6 बनाना बहुत आसान है। 1 को 6 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 6 से गुणा कर देना होगा। यानी अगर 6 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी अगला इक्वेशन, ये फर्स्ट स्टेप रहा आपका। सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़े तो हमने किया क्या, 2AlBr3 तो था ही, K2SO4 रहा यहाँ पे, और हमने किया क्या, 6 से कर दिया गुणा। और 6 से अगर हमने गुणा कर दिया तो 6KBr हो गया बाबू। और अगर 6KBr हो गया तो ब्रोमीन तो 6 रहा, लेकिन यहाँ पे आपका जो पोटेशियम है ये पहले से 6 गुना हो गया। पहले से 6 गुना ज्यादा हो गया। जो पोटेशियम यहाँ 1 बार था गुणा, तो इसमें भी 6 का हो जाएगा, और ये आपका 6 बन जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। एक तरफ पोटेशियम 6 बना दिया है आपने, और अभिकारक में पोटेशियम अभी भी 2 बार है, तो 2 को 6 कैसे बनाए, तो बहुत आसान तरीका। पोटेशियम बैलेंस करना है तो बाबू कर दो 3 से गुणा यहाँ पे, और 3 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम पोटेशियम में गुणा कर दें 2 से, सॉरी पोटेशियम में गुणा कर दें अगर हम 3 से, तो 6 तो पोटेशियम हो जाएगा, लेकिन 3 का गुणा और कहां कहां होगा बाबू, तो 3 का गुणा अगर देखें तो सल्फर में भी होगा, और 3 का गुणा ऑक्सीजन में भी हो गया। यानी कुछ हुआ स्पेशल ट्रिक। यहाँ पे जैसे ही हमने 3 से गुणा किया, ये भी 3 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 3, और ये तुरंत हो गया 12। यानी हमको गुणा बस 1 बार करना रहा, सब कुछ अपने आप तो बैलेंस हो गया। कहां कहां गुणा करना रहा हमको, एल्युमिनियम में 1 बार 2 से गुणा करना रहा, फिर हमको 6 से गुणा करना रहा उत्पाद में, देखिएगा उत्पाद में गुणा करना रहा 6 से, फिर हमको गुणा करना पड़ा 3 से के वाले में, और यहाँ पे पोटेशियम तो 6 से पहले ही है, इसको यहाँ पे 6 दिखा देते हैं। जहां गुणा करना था वहां हमने यहाँ पे इनको गोल कर दिया। तो चलिए बैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं। कहां कहां क्या किया हमने, 2 से गुणा करना होगा एल्युमिनियम वाले टर्म में, यानी बैलेंस इक्वेशन क्या होगा हमारा, तो लिख देंगे 2AlBr3 प्लस 3 से गुणा करना होगा, देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करना होगा पोटेशियम वाले टर्म में, 3K2SO4 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए 6 हो चुका है, 6KBr और प्लस हो जाएगा आपका Al2SO4 का फ्राक्स। ये रहा है आपका बैलेंस इक्वेशन। तो ये था आपका इक्वेशन नंबर 5, जिनको हमने किया बैलेंस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपका इक्वेशन नंबर 6 पे आते हैं। इक्वेशन नंबर 6 को कैसे बैलेंस करेंगे, ये रहा आपका बैलेंस इक्वेशन। चलिए बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 6 की तरफ। तो इनको करते हैं इरेज, और अब आते हैं इक्वेशन नंबर 6 की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये है आपका इक्वेशन नंबर 6 और इनको करने की कोशिश करते हैं बैलेंस। कैसे बैलेंस होंगे देखिएगा यहां पे। चलिए 6 वाले नंबर पे आते हैं। इक्वेशन एक बार ऊपर नोट कर लेते हैं। क्या है आपका Na3PO4 प्लस KOH, एरो लगा है, एरो के बाद है NaOH और प्लस है K3PO4। चलिए देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे इनको। पहले काम पूरा करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं। पहले लिखते हैं क्रमांक में कितने तत्व हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यानी 5 एलिमेंट है तो 5 लिख देते हैं। 1 2 3 4 एंड ये हो गया आपका 5। अब देखते हैं तत्व कौन कौन से हैं। जो तत्व हम उनका भी नाम लिख लेते हैं, प्रतीक लिख लेते हैं। पहली बार है आपका Na, फिर है आपका P, फिर है आपका O, फिर है आपका K, अगेन O है तो छोड़ देते हैं O को, और एक तरफ है H। 5 एलिमेंट है डिफरेंट टाइप के। अब अभिकारक में आते हैं, संख्या कितनी है तो देखिए यहाँ पे बाबू सोडियम की संख्या है 3 बार, तो यहाँ पे सोडियम की संख्या 1 बार है। फास्फोरस की संख्या देखते हैं, P की संख्या यहाँ पे P है 1 बार, तो यहाँ पे भी P आपका एक ही बार है, यानी कोई दिक्कत नहीं है, एक है यहाँ पे। हाँ ऑक्सीजन पे आते हैं बाबू। ऑक्सीजन देखिएगा 4 बार ऑक्सीजन है और यहाँ भी 1 बार है, यानी हमारी जो ऑक्सीजन की संख्या रही वो 4 और प्लस 1 करके है, 4 और 1 करके 5 बार है ऑक्सीजन। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी तो 1 और 4 है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 और प्लस 4। खैर अभी तो बैलेंस लग रहे हैं, ये चलते हैं के की तरफ। देखिए यहाँ पे के है, यहाँ पे 1 टाइम्स 1 बार है के, जबकि उत्पाद में के कितने बार है 3 बार है। और हाइड्रोजन की संख्या, ये तो हाइड्रोजन की संख्या है 1 बार, और हाइड्रोजन की संख्या इधर आ जाएगी तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 1 बार ही है। क्या बदला बाबू, आपको बदलता नजर आ रहा होगा। देखिए 3 और 1 यहाँ पे दिक्कत है, इसको दिक्कत है, यानी हमारे पास प्रॉब्लम जो है इसमें है, और सेकंड प्रॉब्लम जो हमको नजर आ रही है वो इसमें है। बाकी सारे प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व है। बस 2 ही जगह हमको प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है कि हमको 3 करना होगा इसको, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहां भी हमको 3 करना होगा। तो करते हैं, इतना आसान कहां मिलेगा आपको। क्या करना होगा आपको 3 करने के लिए, हम कर देंगे 3 से गुणा उत्पाद में। देखिएगा उत्पाद में गुणा करेंगे 3 से, इसको थोड़ा सा कर देते हैं ऐसे कवर। 3 से गुणा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो बाबू देखो 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। सोडियम वाले टर्म में 3 से गुणा करेंगे, यानी यहां करेंगे हम 3 से गुणा। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने इधर कुछ किया नहीं, Na3PO4 कर दिया और यहाँ पे हमने KOH लिखा, और जैसे ही हमने गुणा किया 3 से तो हमारा जो नया टॉपिक रहा 3NaOH हो जाएगा बाबू। 3 बार हो गया 3NaOH। Na तो 3 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन भी 3 गुना हो गया और हाइड्रोजन भी 3 गुना हो गया। यानी जो 1 बार आपका ऑक्सीजन आ रहा था वो 1 न हो करके यहाँ 3 से गुणा हो गया। यहाँ पे 3 से गुणा हो करके देखिएगा, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। 1 में हमने 3 से गुणा करके हमने इसको 3 कर दिया। जैसे ही हमने 3 से यहां रखा, 3 लिखा, हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो उत्पाद वाला ऑक्सीजन में भी 3 से गुणा हो गया, और उत्पाद वाले हाइड्रोजन में भी बाबू 3 से ही गुणा हो गया। यानी एक बार यहाँ जो टर्म लिखा है इसमें भी अपने आप 3 से गुणा हो गया बाबू। तो अगर यहाँ भी 3 से गुणा हो गया तो ये हो गया आपका 3। एक तो हमने बैलेंस किया, सोडियम को हमने बैलेंस किया, लेकिन डिस्टर्ब बहुत कुछ कर दिया। क्या क्या किया, ये 3 करके 4 और 3 हमने 7 बना दिया, जबकि ऑक्सीजन तो 5 ही है अभिकारक में। हाइड्रोजन को भी हमने बहुत डिस्टर्ब किया। यहाँ पे हाइड्रोजन अकेले था और हमने यहाँ पे इस हाइड्रोजन को कर दिया 3 बार, यानी अब थोड़ा कुछ बदल दिया। तो देखिए एक चीज हमने बैलेंस कर ली, Na और Na को तो हमने बैलेंस कर लिया। अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत हुई हाइड्रोजन की तरफ बढ़ते हैं या फिर पोटेशियम। आइए पहले पोटेशियम को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा 3, तो हमको यहां भी अभिकारक में 3 से कर देना होगा गुणा। बाबू 3 से करेंगे गुणा, और जैसे ही अभिकारक में 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आते हैं। देखिएगा अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाएगा हम, तो Na3PO4 तो है, यहां हमने गुणा कर दिया 3 से, तो हो जाएगा 3KOH ब्रेक।
3 से गुणा करेंगे तो केवल 3 से गुणा क्या के में हुआ? नहीं, 3 से गुणा ओ में भी हुआ और एच वाली संख्या में भी हुआ। तो कर दो आप भी गुणा, ओ वाली संख्या में जो अकेला था वो 3 बार चला जाएगा, यानी ये जो अकेला है ये बाबू चला गया 3 बार, और 3 बार चला गया तो ये अगली संख्या बना देगा। और हाइड्रोजन भी जो अकेला था बाबू वो भी चला गया आपका 3 बार। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने 3 किया, यहाँ पे ये आपका नया इक्वेशन प्रारूप मिल गया। चलिए संख्या कितनी रही वो नोट कर लेते हैं। अब देखिए 4 और 3 टोटल 7 है, और यहाँ भी टोटल ये इक्वेशंस में 7 चले आए। 3 और 3 यहाँ बैलेंस है, ये भी 3 और 3 बैलेंस है। हमने दो ही जगह गुणा की, जो हमने गोल घेरा है, कहां कहां? सोडियम में उत्पाद वाले तरीके में, और एक तरफ हमने पोटेशियम में गुणा किया। देखिए यहाँ पे एक बार हमने यहाँ गुणा किया है और एक बार हमने यहाँ गुणा किया, इक्वेशन हो गया आपका बैलेंस। ये समीकरण पूरी तरह से बैलेंस है। देखिए सोडियम 3 बार, यहाँ भी सोडियम 3 बार, फास्फोरस 1 बार, फास्फोरस 1 बार, ऑक्सीजन 4 बार यहाँ और 3 बार यहाँ, 7 बार। तो 3 और 4 7 बार है यहाँ पे। हाइड्रोजन 3 बार, हाइड्रोजन 3 बार, ऑक्सीजन यहाँ पे पोटेशियम 3 बार, पोटेशियम 3 बार, और इस तरह से हुआ आपका बैलेंस इक्वेशन। अब बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 7 को बैलेंस करते हैं। ये रहा आपका छठवां इक्वेशन, जो बहुत आसानी से बैलेंस हो गया। 7वें इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, करते हैं इनको ही। देखिए हमारे पास अगला इक्वेशन है Cu प्लस AgNO3 का ट्वाइस, सॉरी AgNO3, एरो है, एरो के बाद है Cu NO3 का ट्वाइस प्लस यहां पे है आपका Ag। चलिए कितने एलिमेंट हैं? फिर वही क्रमांक, वही तरीका फिर से अपनाते हैं। कितने बार हैं ये? देखिए यहाँ पे Cu Ag N और O, यानी 1 2 3 4 4 एलिमेंट है हमारे पास। 4 लिख देते हैं, 1 2 3 एंड 4। चलिए Cu कितनी, कौन कौन से एलिमेंट है? तो एक तरफ Cu है, Ag है, N है और O है। बहुत आसान है इनको बैलेंस करना। संख्या देखते हैं, Cu 1 टाइम्स, यहां भी 1 टाइम्स एक बार है। Ag एक बार है और यहां भी Ag एक बार ही है। N की बात कर लें तो 1 है, यहाँ N थोड़ा सा बदला 2 बार। और ऑक्सीजन की बात कर लें तो यहाँ 3, तो यहाँ ऑक्सीजन 6। 3 में 2 का गुना हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या 6। ये दोनों बाबू बैलेंस हैं, बस यही दोनों आपको बैलेंस करने हैं। तो कैसे करेंगे? उत्पाद में संख्या अगर 2 है तो अभिकारक में भी संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। 2 से हमको करना होगा गुणा, अभिकारक वाले में देखते हैं 2 से गुणा करने पे क्या बदलता है। चलो बाबू देखो यहाँ पे Cu प्लस हमने गुणा करना है यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा Ag और यहाँ हो जाएगा आपका NO3। हमने गुणा तो कर दिया 2 से, लेकिन बहुत कुछ हमने इसमें बदल दिया। क्या बदल दिया? चलिए देख लेते हैं क्या बदल दिया हमने। बदला क्या? हमने तो 2 से गुणा किया किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए, लेकिन बदल दिया हमने Ag को, जो 1 था उसको भी हमने 2 से गुणा कर दिया। और जो ऑक्सीजन 3 बार था वहां भी हमने 2 से गुणा कर दिया। यानी जब हम गुणा करेंगे केवल इसमें तो ये यहां अपने आप गुणा करा देगा और यहां भी अपने आप गुणा करा देगा। तो अब आइए देखिए क्या बैलेंस रह गया। Cu एक बार है, नाइट्रोजन 2 2 बराबर हो गया, ऑक्सीजन जो 3 था वो भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। अब दिक्कत बस अकेले यही है, सिल्वर यहाँ 1 बार है और यहाँ 2 बार है, तो 1 को कर दीजिए 2 और यहाँ कर दीजिए अब 2 से गुणा, ये भी हो जाएगा बैलेंस। यानी फाइनल स्टेज बस यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, बगल में कुछ है नहीं, बस 2 ही से गुणा करिए, हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। यानी बैलेंस इक्वेशन रहा Cu प्लस 2 AgNO3 और यहाँ एरो लगा देते हैं, Cu NO3 का हो जाएगा ट्वाइस और प्लस हो जाएगा 2 Ag। ये रहा आपका बैलेंस इक्वेशन। चलिए ये था आपका इक्वेशन नंबर 6। अब बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए इनको करते हैं इरेज, एक बार फिर से इनको मिटाते हैं। आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 8 पे। 7 होता है समाप्त, फाइनल, अंतिम पे आते हैं।
चलिए अंतिम इक्वेशन पे आते हैं। लिखा है Na3PO4 प्लस CaCl2, एरो है, एरो के बाद है आपका NaCl प्लस Ca3PO4 का ट्वाइस। चलिए यहां पे फिर यही कॉलम अगेन दोबारा बनाते हैं। चलिए यहां पे हमने बनाया दोबारा इस कॉलम को, और अब लिखते हैं कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 एलिमेंट है बच्चों। 5 एलिमेंट लिखते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे आपका हो गया 5। चलिए कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो एक तरफ है आपका सोडियम, एक तरफ है आपका फास्फोरस, फिर है ऑक्सीजन, फिर है कैल्शियम और एक तरफ है आपका क्लोरीन यानी Cl। चलिए इधर आ जाइए। अभिकारक में संख्या कितनी है, सोडियम की संख्या अभिकारक में 3 है और उत्पाद में सोडियम की संख्या 1 है। फास्फोरस, फास्फोरस एक बार अभिकारक में है तो उत्पाद में बाबू 2 बार है यहाँ पे। चलिए उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन की तरफ, 4 बार ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो उत्पाद में बढ़ जाइए, देखते हैं उत्पाद में कितने बार, उत्पाद में सीधे 2 गुना है, 8 बार है। और कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम यहाँ पे अकेला है लेकिन यहाँ पे 3 बार है। और लास्ट क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे क्लोरीन। देखिए यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं है, लगभग सभी के सभी अनबैलेंस नजर आ रहे हैं। सोडियम में अभिकारक में सोडियम 3 बार आया है, उत्पाद में 1 बार आ गया। फास्फोरस उत्पाद में 1 बार है, अभिकारक में 1 बार है तो उत्पाद में 2 बार आ गया। ऑक्सीजन 4 बार है अभिकारक में, जबकि उत्पाद में तो 8 बार है। कैल्शियम अभिकारक में 1 बार, उत्पाद में 3 बार। और क्लोरीन आपका अभिकारक में 2 बार, उत्पाद में 1 बार है। कैसे करेंगे इनको बैलेंस, तो चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले सोडियम को हम 3 को यहाँ पे भी 3 करते हैं, उत्पाद में भी 3 करते हैं। क्या करेंगे 3 करने के लिए, हम कर देंगे 3 से गुणा, और जैसे ही 3 से गुणा करेंगे ये तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये अकेले 3 नहीं होगा। देखिए किसको किसको ये डिस्टर्ब करेगा, यहाँ पे आ जाइए। तो चलिए हमने किया क्या, 3 से गुणा किया उत्पाद वाले सोडियम में, यानी स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे Na3, यहाँ पे कर देंगे PO4 प्लस CaCl2 और यहाँ पे हमने गुणा कर दिया 3 से, तो आ जाएगा आपका 3NaCl और प्लस यहाँ मिल जाएगा Ca3PO4 का ट्वाइस। चलिए तो अगर हमने 3 से गुणा किया तो बाबू इसके साथ Cl भी तो था और उसमें भी 3 से अपने आप गुणा हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट वाले Cl में हमको कर देना है 3 से गुणा, तो ये बराबर हो जाएगा 3 के। तो देखिए जैसे हमने 3 से गुणा किया सोडियम में तो ये बिल्कुल बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन के साथ दिक्कत हो गई, क्लोरीन में भी 3 से गुणा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे फास्फोरस की तरफ। फास्फोरस 1 बार है अभिकारक में, प्रोडक्ट में तो 2 बार है। अब 1 को 2 कैसे बनाए, तो चलिए अब यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ये जो हम गोल घेर रहे हैं ये इसलिए घेर रहे हैं ताकि हम जहां गुणा करें, जहां मेन मल्टीप्लाई हो रहा है वो चीज हमको याद रहे। तो 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2। अब आइए देखिए दूसरे स्टेप में बढ़ते हैं। हमको करना है 2 से गुणा फास्फोरस में बाबू। देखिए अगर हमने यहाँ कर दिया 2 से गुणा तो 2Na3PO4, 2 से गुणा तो हमने कर दिया, लेकिन बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ डिस्टर्ब कर दिया इसने। क्या क्या डिस्टर्ब किया देखते हैं। Ca3PO4 का ट्वाइस क्या डिस्टर्ब किया, ये 2 से गुणा करेंगे तो सोडियम में जहां आपका 3 था वो अब 3 रहा ही नहीं, बल्कि उसमें भी 2 से गुणा हुआ और 3 के बजाय वो 6 बन गया। अब आगे आइए यहाँ पे फास्फोरस में तो 2 से हो गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन अब 4 बार न होकर के ऑक्सीजन सीधे सीधे कितने बार हो गया, 2 से गुणा हुआ तो ऑक्सीजन कितने बार हो गया, 8 बार। यानी अगर हमने गुणा किया 2 से यहाँ पे फास्फोरस को बैलेंस करने के लिए, तो वो सोडियम को 3 गुना कर देगा और ऑक्सीजन को भी 4 गुना कर देगा। लिख दो आप भी यही, ऑक्सीजन को 2 गुना कर दो, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और सोडियम को भी 2 गुना कर दो तो ये 6 कर देगा, यानी ऑक्सीजन हो जाएगा अब 8 और यहाँ सोडियम हो गया 6। हमने तो 3 से गुणा किया 3 बनाने के लिए, तो 3 तो बना दिए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या फिर बदल गई, 3 की जगह पर कितनी हो गई, 6। तो फिर दोबारा सोडियम को बदलिए, 3 को 6 करिए। तो क्या करना होगा, जो चीज आपने 3 से गुणा की थी, अब जो 3 लाए थे वो 3 न ले आकर के बाबू थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आप कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे हमने 3 से गुणा किया तो ये 3 रह गया, लेकिन दिक्कत ये हुई अब हमको 3 नहीं हमको 6 चाहिए। तो हमको 6 चाहिए तो हम चाहे तो यही 2 से गुणा कर दें,
तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे अब ये 6 हो जाएगा। तो देखो अब बाबू यहाँ पे 2 से हमने गुणा किया और 2 से गुणा अगर करते हैं तो 2 से गुणा यहाँ करेंगे, अब 3 नहीं बल्कि 2 से गुणा करेंगे तो ये अब 3 बदल जाएगा 6 के रूप में। क्या हो जाएगा आपका फार्मूला 2Na3PO4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे CaCl2। और अगर हम गुणा कर रहे हैं 2 से तो ये 3 न बन के अब 2 गुणे 3 हो गया और यहां हो जाएगा NaCl और ये हो जाएगा आपका Ca3PO4 का ट्वाइस। तो अगर 2 से गुणा हम कर रहे हैं, Na में 2 से गुणा कर रहे हैं तो फिर से Cl में भी 2 से गुणा हो जाएगा, यानी यहां भी 2 से गुणा हो गया तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। तो देखिए यहां हमने गुणा किया तो ये 6 इनको बना देगा, यानी आपका हो गया यहाँ पे सोडियम 6 टाइम इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ क्लोरीन हो गया 6। तो चलिए यहाँ पे इसको भी हमने बैलेंस कर लिया। अंतिम बढ़ते हैं, अगर यहां तक हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब ये कैल्शियम और क्लोरीन बस इन्हीं को बैलेंस कर दीजिए, बहुत आसान है। 3 बार यहाँ है तो यहाँ भी तो बाबू 3 बार होगा, 3 बार कर दो गुणा, कैल्शियम वाले में 3 का गुणा कर दो तो आपका अगला टर्म हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 2Na3PO4 और हमने गुणा कर दिया इसमें 3 से, तो 3 से गुणा करेंगे तो अकेला कैल्शियम में थोड़े होगा, क्लोरीन में भी तो होगा, तो कर दो आप भी क्लोरीन में 3 से गुणा, तो 2/3 हो जाएगा 6। और यहाँ पे देखिए 2 गुणे 3 नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे लिख देंगे 6। यहाँ पे हो जाएगा NaCl और प्लस हो जाएगा Ca3PO4 का। तो ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। सब कुछ है आपके पास बैलेंस। देखिए यहाँ पे सोडियम 6 बार है, यहाँ पे फास्फोरस 2 बार है, ऑक्सीजन 8 है, कैल्शियम 3 बार है और क्लोरीन भी 6 बार है। तो इस तरह से आपका ये हो गया इक्वेशन का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे थे, आप सॉल्व करते समय जो क्वेश्चन लिखा था उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप वीडियो को कर लीजिए पॉज, वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए और रोकने के बाद खुद से ईमानदारी के साथ उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इनको बैलेंस करने का कोई बहुत विशेष फार्मूला नहीं है। आप अपने दिमाग से बस इनको बैलेंस कर सकते हैं। हमारे पास एक छोटा सा तरीका था जिसके आधार पर हमने समझाने की कोशिश की आपको कि किस तरह से किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, कितने तरह के रिएक्शन होते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के साथ, यानी अभिक्रियाओं के प्रकार के साथ। तो तब तक के लिए बाय।